हेलो स्टूडेंट, मैं राकेश चौहान, आपका सामान्य विज्ञान अध्यापक। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ पार्ट सेकंड अम्ल, क्षार तथा लवण का। पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एनवीरा ऑनलाइन स्कूल पे। आज हम पढ़ेंगे क्षार क्या होता है। इससे पहले वाली क्लास में हमने ये पढ़ा था अम्ल, हमारे दैनिक जीवन में अम्लों के उपयोग, कौन से अम्ल का उपयोग कहाँ किया जाता है, कौन सी वस्तु या कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मैंने बताया था अगर आपके कपड़ों पे धब्बे लग जाए तो आप बताइएगा कौन से अम्ल के द्वारा आप उन्हें हटा सकते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए सल्फोक्सिलिक अम्ल। और हमने पढ़ा था सबसे प्रबल अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अधिक अम्लों के उपयोग हमने पढ़ लिए थे। आज पार्ट सेकंड में हम ये पढ़ेंगे क्षार क्या होते हैं। पहले तो आप क्षार के बारे में जाने, फिर जाने कि हमारे दैनिक जीवन में क्षारों के क्या उपयोग हैं, फिर हम जाने क्षारों के उदाहरण। आज हम पढ़ेंगे पार्ट सेकंड अम्ल, क्षारक तथा लवण। इसमें हम पढ़ेंगे क्षार। क्षार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? क्षार, इन्हें अंग्रेजी में कहते हैं बेस। क्या कहा जाता है? बेस। क्या कहा जाता है? बेस यानी क्षार। इसी जिस प्रकार हमने पढ़ा अम्ल होते हैं जलीय विलयन में H+ आयन डोनेट यानी प्रोटॉन दाता क्या कहलाते हैं? अम्ल। ठीक उसी प्रकार में अगर क्षार की बात करूं, क्षार क्या होते हैं बच्चों? जो OH- आयन, आपको यहाँ याद करना पड़ेगा, OH- आयन देते हैं। यानी पहला पॉइंट क्षार के बारे में आपको याद करना पड़ेगा, जो जलीय विलयन में, जलीय विलयन का अर्थ हुआ बच्चों कि जिसमें केवल क्या हो? जल हो। यानी जो जलीय विलयन में OH- आयन, आपको याद करना पड़ेगा कौन सा आयन? OH- आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं? OH- आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं? OH- आयन। अगर पूछ लिया जाए बच्चों OH- आयन को क्या कहा जाता है? हाइड्रोक्साइड आयन। तो दूसरा आपको याद करना है, ये हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। OH- आयन को क्या कहा जाता है? हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। बच्चों हमने अम्ल में पढ़ा था अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे। यानी जब अम्ल को टेस्ट किया जाता है तो उनका स्वाद कैसे आता है? खट्टा आता है। जैसे नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, इसीलिए उनका स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। यानी अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अगर आपको पूछ लिया जाए क्षार स्वाद में क्या होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए क्षार स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे। यानी क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। कड़वे होते हैं। क्या होते हैं? कड़वे होते हैं क्षार स्वाद में। ये याद रखना, इसमें कड़वे और इसमें याद रखना हाइड्रोक्साइड आयन और इसमें याद रखना OH- आयन। अगर आपको पॉइंट याद है तो आप लिख पाओगे। यानी NCERT में हमारे लेसन भले ही छोटे हो लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट बातें होती हैं उनमें। जैसे ये अम्ल, क्षार तथा लवण चैप्टर छोटा ही है, लेकिन आपको इस चैप्टर में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो हमारी दैनिक जीवन में उपयोगी है। जैसे अम्ल, क्षार, लवण, इनका दैनिक जीवन में उपयोग, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं दैनिक विज्ञान को हमें जोड़ना है हमारे दैनिक जीवन से। केवल रटना नहीं है, पढ़ना नहीं है, आपको पूरा समझना है कि हमारे पर्यावरण में इस अम्ल, क्षार यानी हमारे दैनिक जीवन में इन अम्ल, क्षार का उपयोग कहाँ होता है, हम विज्ञान क्यों पढ़ रहे हैं। यानी अगर हमें पता होगा इसमें ज्यादा ये वाला अम्ल है तो हम उनका सेवन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। यानी अगर आप एक विज्ञान के अच्छे स्टूडेंट हैं तो इनमें फर्क स्पष्ट कर पाओगे इस यूनिट के माध्यम से। अगला मैं बताऊंगा कि अगर आपने क्षार को छुआ तो कैसी फीलिंग आएगी, यानी कैसा फील होगा। यानी क्षार को छूने पर साबुन जैसा स्पर्श होता है। साबुन जैसा स्पर्श होता है। अगर आप क्षार को छुओगे, आपने साबुन को छू के देखना घर पे, ऐसा चिकना, यानी छूने पर साबुन जैसा, या लिख सकते हो
चिकना, क्या लिख सकते हो, एकदम चिकना महसूस होता है सार को छूने पर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, सार का पीएच मान, जिस प्रकार हमने अम्ल का पीएच पढ़ा था, अम्ल का पीएच मान 7 से क्या होता है, पीएच मान, ये हम आगे पढ़ेंगे पीएच स्केल क्या होती है। पीएच मान 7 से क्या होता है, कम, 7 से क्या होता है, कम। और मैंने एक तरीका बताया था, इतना हार्ड आपके नहीं पूछा जाता, आपको केवल ये याद रखना 7 से कम। आप फिर भी याद रख लो, पीएच मान है 7 से कम, तो 7 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। 7 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मैं बात करूं, ये बात है किसके लिए, अम्ल के लिए। ये फैक्ट लागू होता है, ये कथन लागू होगा अम्ल के लिए। अब बात करता हूं मैं सार की। सार के लिए कैसे होगा कि सार के लिए जो पीएच वैल्यू है वो 7 से बढ़ेगी, यानी 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, अधिकतम 14 हो सकती है। यानी सार के लिए पीएच मान, सार के लिए पीएच मान आपको केवल याद करना है, पीएच मान 7 से अधिक, 7 से अधिक होता है। 7 से क्या होता है, अधिक होता है, यानी पीएच की वैल्यू है वो 7 से बढ़ी हुई होती है। क्या होती है, 7 से बढ़ जाती है, यानी 7 से बड़ी होती है। अगर आपको कथन के रूप में याद करना हो, पीएच मान है 7 से बड़ा, तो ये बड़ा है किससे, 7 से। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, 7 से क्या होता है, पीएच मान बड़ा होता है। किनके लिए, सार के लिए। सार के लिए आपको अगला पॉइंट याद करना है, जो ये सार होते हैं, आप अगर उन्हें उच्च वसीय अम्ल, ये आपको कथन के रूप में याद करना होगा, जो सार होते हैं, सार उच्च वसीय अम्ल, उच्च वसीय अम्ल, उच्च वसीय अम्ल तथा अम्ल व तेलों के साथ, अम्ल व तेलों के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, और साथ में बनाता है साबुन। इंपॉर्टेंट है साबुन। तो याद रखना बच्चों, सार का उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। यानी यहां से कुछ स्पष्ट हो रहा है कि सार के उपयोग भी हमारे दैनिक जीवन में होता है। आप नहाने वाला साबुन देख लो, कपड़ा धोने वाला साबुन देख लो, डिटर्जेंट बोला जाता है वे देख लो। यानी डिटर्जेंट, साबुन, नहाने वाला साबुन, कपड़े धोने वाला साबुन, वो सब किनके बने होते हैं, सार के बने होते हैं। यानी सार का हमारे दैनिक जीवन में भी रोल है। यानी दैनिक विज्ञान हम किससे जोड़ रहे हैं, हमारे दैनिक जीवन से। यानी सार उच्च वसीय अम्ल लेना है और तेलों के साथ अगर क्रिया करवाई जाए तो साबुन और क्या बनेगा, ग्लिसरॉल बनेगा। अगर इन ग्लिसरॉल, ये ग्लिसरॉल कहां काम आता है, यानी आपने महंगे साबुन देखे होंगे, पारदर्शी, इधर से उधर दिख जाता है, यानी पारदर्शी साबुन बनाने में, पारदर्शी साबुन बनाने में भी इनका उपयोग किया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे अलग अलग सारों के उदाहरण और उनके उपयोग। तो एक बार रैंडमली वापस बता देता हूं, ये जलीय विलयन में कौन सा आयन देंगे, OH माइनस आयन। दूसरा पॉइंट आपको केवल यहां से यही याद रखना, OH माइनस आयन देते हैं। दूसरा याद रखना हाइड्रोक्साइड आयन। तीसरा स्वाद में कड़वे होते हैं, छूने पर साबुन जैसा स्पर्श होता है या बहुत ही चिकने होते हैं। सार का पीएच मान 7 से क्या होता है बच्चों, अधिक होता है। ये उच्च वसीय अम्ल और तेलों के साथ क्रिया करके ग्लिसरॉल तथा क्या बनाते हैं, साबुन बनाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे सारों के उपयोग हमारे दैनिक जीवन में। पहला सार है सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी मैंने बताया था सार को हम कैसे पहचानेंगे, जिनके पीछे हाइड्रोक्साइड है, क्या है हाइड्रोक्साइड, और कुछ ऐसे हैं जिनके पीछे हाइड्रोक्साइड नहीं आता, लेकिन ज्यादातर 90% जिनके पीछे हाइड्रोक्साइड मिले या फॉर्मूले में OH माइनस मिले, यानी चेक कर लो OH है, OH यानी ये अपवाद के रूप में है, ये इसके पीछे भी OH आता है, इसका फॉर्मूला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इनके पीछे भी क्या आता है, OH आता है। यानी जिनके उच्चारण में हाइड्रोक्साइड है वो क्या कहलाएंगे, सार। अब मैं पहला बताने जा रहा हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी इनके उपयोग। पहले तो आपको अन्य नाम पता होना चाहिए। इनके अन्य नाम होते हैं बच्चों, इसे बोला जाता है दाहक सोडा,
क्या कहा जाता है? दाहक सोडा। क्या कहा जाता है? दाहक सोडा। और इसे कहते हैं कास्टिक सोडा। क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा। और एक और कहते हैं चमड़ी जला देने वाला सोडा। देने वाला, यानी ये इनके क्या है बच्चों? अन्य नाम। क्या है? अन्य नाम। यानी आप जब 11th 12th में आओगे तो आपको जब प्रैक्टिकल करोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दाहक, अगर ये हमारे चमड़ी पे गिर जाए ना तो चमड़ी जल जाती है, इसीलिए इसे दाहक सोडा या चमड़ी जला देने वाला सोडा या कास्टिक सोडा कहते हैं। मैं बात करूं इनके उपयोग की, वेरी इंपॉर्टेंट है साबुन बनाने में, साबुन निर्माण में। साबुन निर्माण में इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? साबुन निर्माण में। यानी साबुन बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अब एग्जाम में पूछ लिया जाता है नहाने वाले साबुन, 8th क्लास 7th क्लास है तो ये पूछने लायक क्वेश्चन है कि नहाने वाले साबुन में कौन से सोडे का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ ध्यान देना, ये तो काम में लेते हैं कपड़ा धोने वाले में, कपड़ा या कपड़े धोने वाले साबुन बनाने में कपड़ा धोने वाले साबुन बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। इसमें जो सोडियम धातु आती है बच्चों, जब हम पढ़ेंगे धातु अधातु तो उसमें पढ़ेंगे ये सोडियम धातु है, यहाँ पे सोडियम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम एकमात्र ऐसी धातु है जो चाकू से काटी जा सकती है। और इनके साथ अगर पूछ लिया जाए, पोटेशियम भी ले सकते हो आप और लिथियम नहीं ले सकते हो, केवल सोडियम और पोटेशियम दो अपवाद रूप धातु है, क्योंकि धातुएं कठोर होती है लेकिन ये ऐसी धातु है जो मुलायम, यानी आसानी से आप इन्हें चाकू से काट सकते हो। मैं बात करूं दूसरा सार, ये है दूसरा सार, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसे कहा जाता है कास्टिक पोटास। क्या कहा जाता है? कास्टिक पोटास। और इनका उपयोग भी किया जाता है साबुन बनाने में। कहाँ किया जाता है? साबुन बनाने में। कहाँ किया जाता है? साबुन बनाने में। और खास तौर से कौन सा साबुन? पोटेशियम का उपयोग यानी इसी का यौगिक है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम का उपयोग किया जाता है नहाने वाले साबुन और साथ में शैम्पू, डाई, क्रीम होती है ना, वो सब में क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। मैं बात करूं, ये भी एक प्रबल क्षार है साथियों, ये भी याद रखना बच्चों आपको, प्रबल क्षार। क्या याद रखना? प्रबल क्षार। और कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी एक क्षार का प्रकार है। कैल्शियम ऑक्साइड का अन्य नाम इसे कहा जाता है बिना बुझा चूना। पूछा जा सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन, बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र या रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है बच्चों, जब इसमें पानी डाल दिया जाता है CaO, इसमें अगर आप क्या डाल दो? पानी डाल दो, H2O, तो क्या होगा? CaOH होल ट्वाइस। यानी कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर पानी डाल दिया जाए CaOH होल ट्वाइस, किसका निर्माण होगा? इसे क्या कहा जाता है? बिना बुझा चूना। यानी ऐसा चूना जो गर्म नहीं होता है। जो आपके घरों में जो चूना लाया जाता है, जब आपका मकान बनाया जाता है आपके घर में, तो ये वाला चूना लाया जाता है और उसमें क्या डाला जाता है बच्चों? पानी डालने के बाद एकदम धुआं निकलता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। उसका फॉर्मूला पूछ लिया जाए, यानी वो चूना बुझ जाता है पानी डालने के कारण, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे क्या बोला जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे कहा जाता है बिना बुझा हुआ चूना। अब मैं बात करूं, अगला है हमारे मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी एक क्या है, क्षार का प्रकार है और इनका उपयोग एक रह गया था, इनका उपयोग दीवारों की पुताई करने के लिए, दीवारों की पुताई, दीवारों पे कलर किया जाता है ना घर पे, वो गोल्ड करके व्हाइट वाला, उसमें यही चूना होता है। अब मैं बात करूं मैग्नीशियम ऑक्साइड की, इसका अन्य नाम याद रखना केवल आपको मैग्नीशिया, क्या होता है, मैग्नीशिया। और पांचवा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इंपॉर्टेंट है ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी पहले तो इसका अन्य नाम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एसिडिटी, एसिडिटी यानी अम्लता, अम्लता को दूर करने के लिए, अम्लता को क्या करने के लिए, दूर करने के लिए। क्या होता है बच्चों, हम कभी किसी खाने में जाते हैं तो क्या करते हैं, ज्यादा खाना खा लेते हैं, इस कारण जब घर पे आते हैं तो पेट में क्या होता है, दर्द तथा क्या होने लगती है, एकदम जलन सी होने लगती है। उसका कारण पूछ लिया जाए तो आपका आंसर होना चाहिए HCl। वो अम्ल ज्यादा श्रावण हो जाता है, क्या हो जाता है, ज्यादा श्रावण। फिर हम इनो के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, यानी MgOH होल ट्वाइस। ये एक क्षार है, जब प्रबल अम्ल और क्षार मिलेगा तो लवण यानी हमें क्या मिल जाएगी, राहत मिल जाएगी। यानी किसी के पेट में एसिडिटी हो रही है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का, सॉरी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या कर सकता है, श्रावण कर सकता है, जिससे दर्द तथा जलन से क्या मिलती है, राहत मिलती है। तो इस प्रकार जो मोस्टली क्षार थे वो हमने पढ़ लिए, इंपॉर्टेंट है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड द लास्ट वन इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। टोटली हमने पढ़ लिया। तो अम्ल क्षार हमने पढ़ लिया। अब हम आखिरी टॉपिक है हमारा लवण। क्या है, लवण, जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है साल्ट। क्या बोला जाता है, साल्ट। एक ऐसी अभिक्रिया करवा दी जाए, आपको पता है अम्ल क्या होता है, H+ आयन, और क्षार क्या होता है, OH- आयन। साथियों अगर दोनों को मिला दिया जाए, बच्चों अगर दोनों को मिला दिया जाए तो कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा। वो चेंजेस क्या कहलाता है, लवण यानी साल्ट। व्हेन वन एसिड एंड वन बेस केमिकल रिएक्शन वी फाइंड साल्ट, यानी हम पाते हैं एक अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो हम क्या पाते हैं, लवण पाते हैं। तो आपको ज़्यादा रटना नहीं है, आपको लेना है एक अम्ल। क्या लेना, अम्ल, प्लस साथ में क्या लेना है, क्षार। तो हमें क्या प्राप्त होगा, लवण। क्या प्राप्त होगा, लवण, और साथ में क्या प्राप्त होगा, जल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, जल। यानी जब एक अम्ल तथा क्षार किसी रासायनिक संयोग द्वारा परस्पर क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते है। तो आपके बुक में इतना डिटेल से नहीं है, मैं आपको पूरी डिटेल से पढ़ाऊंगा, जिससे आप जब बुक पढ़ोगे तो आपको सारी लैंग्वेज इजी लगेगी। यानी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए जब एक अम्ल और एक क्षार परस्पर क्रिया करेंगे जो भी रिजल्ट मिलेगा, यानी रिजल्ट में कंपलसरी हमेशा लवण और क्या मिलेगा, साथ में जल मिलेगा। यानी जब अम्ल और क्षार को मिला दो, लवण व जल मिलेगा।
ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? उदासीनीकरण, यानी उनकी कोई क्रिया नहीं होगी, निष्क्रिय आयन, एक प्लस होगा एक माइनस, क्रॉस हो जाएंगे और उदासीन प्रकृति दर्शाएंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? लवण कहेंगे। क्या कहेंगे? लवण। तो लवण के लिए आपको पहला पॉइंट याद करना, पीएच मान। जिस प्रकार हमने अम्ल, सार, लवण के लिए अब पढ़ेंगे, लवण के लिए आपको याद होना चाहिए पीएच मान होता है 7 और विद्युत अपघटे, दूसरा पॉइंट याद रखना, विद्युत अपघटे। क्या होता है? विद्युत अपघटे। तो पीएच मान 7, विद्युत अपघटे, अम्ल और सार क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण तथा जल। और इस क्रिया को क्या कहेंगे? हेडिंग लगा देता हूं मैं, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण, उसे क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो हमने उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ा, क्या होता है? अम्ल और सार क्रिया करके लवण व जल। एक उदाहरण लिख देता हूं मैं, जब HCl एक अम्ल है और सार के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? लवण, और साथ में क्या बनाएगा? जल बनाएगा। क्या बनाएगा? जल बनाएगा। इसे इंपॉर्टेंट लगाना, आप एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो आज हमारा यूनिट यहाँ कंप्लीट होता है। मैं एक बार पूरा सार बता देता हूँ, हमने क्या क्या पढ़े, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट था। तो सबसे पहले हमने शुरुआत की थी अध्याय का सामान्य परिचय, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि हम इसमें अम्ल पढ़ेंगे, अम्लों के उपयोग पढ़ेंगे, कौन सा अम्ल कहाँ उपयोग होता है। फिर हमने पढ़ा सार, सारों के उपयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं हमारे दैनिक जीवन में। और आज की क्लास में हमने ये पढ़ा लवण, लवण के दैनिक जीवन में उपयोग। और इस प्रकार हमने अम्ल, सार, लवण पढ़ लिए थे। और आने वाली क्लास में हम इस अध्याय के प्रश्न उत्तर यानी अभ्यास प्रश्न करेंगे। अभ्यास प्रश्न आपको तभी समझ में आएंगे जब आप ये दोनों लेक्चर या दोनों वीडियो देखेंगे, तो अभ्यास प्रश्न आपके लिए बेहद इजी हो जाएंगे। धन्यवाद।